हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और हल करेंगे प्रश्नावली 3.1। हम आपको दिखा देंगे 3.1 में क्या प्रश्न दे दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर सवाल पर चलेंगे। तो आइए दोस्तों हम कॉपी पे इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, लिखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दोस्तों, जब दे दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो हमें चर का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। और जब हम चर का मतलब जानेंगे तो हमें अचर का मतलब भी जानना जरूरी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए हम चर का मतलब और अचर का मतलब समझते हैं। तो इसको समझने से ज़्यादा अच्छा रहेगा इसका उदाहरण दे देना। देखिए हम आपको उदाहरण देते हैं, बिना कुछ कहे समझ आ जाएगा। ठीक है, अचर का मतलब वो होता है जिसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है, जैसे 3, 4, 5, 100, 1000, 5000, 10,000, -4, -3, -2, ये सब जितना भी नंबर दिया हुआ है ये सारा अचर कहलाएगा। अब चर किसको कहेंगे, तो देखिए हम चर बता देते हैं क्या होता है। जैसे a, x, z, y, t, v, u, ये सब हम जैसे मानते हैं ना, कहीं पे नहीं दिया हुआ रहता है कुछ भी तो मान लेते हैं। जैसे माना संख्या x है, माना उम्र x वर्ष है, तो ये सब जिसको हम मानते हैं वो हम उसको चर कहेंगे, और जिसको नहीं मानते हैं, जो दे दिया गया होता है या जो वैल्यू हमें प्राप्त होता है, उसको हम अचर कहते हैं। ठीक है, अब सवाल में ये बुक में दे दिया है क्या, दो चर वाले। ठीक है, दो चर का मतलब जिसमें दो चर दे दिया गया है। जैसे x + y, प्लस की जगह पर माइनस भी हो सकता है, और बराबर में कुछ रहता है जैसे 20। ठीक है, तो ये देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। कैसे, देखिए इसमें कितना चर है दिया हुआ, 1, 2, दो चर हुआ। रैखिक समीकरण कैसे है, क्योंकि देखिए सबका घात 1 दे दिया है। देखिए दोस्तों, जिसका घात 1 होगा वो रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए इसका घात कितना है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका घात 1 होगा। इसका घात कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होगा। देखिए ये हुआ रैखिक समीकरण, दो चर वाला भी हो गया। देखिए दो चर है, 1, 2 है, दो चर। अब क्या बोला उसमें बुक में, युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी पेयर। इस तरह का अगर एक और रहे, जैसे x - y = 10, तो देखिए ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। कैसे, देखिए दो चर है इसमें दिया हुआ, रैखिक समीकरण भी है। कैसे, क्योंकि सबका घात 1 है, x का घात 1 है, y का घात भी 1 है। और युग्म, ये एक समीकरण है, दूसरा समीकरण 1 है, ये है, दोनों मिलके एक जोड़ा बन गया, और जोड़ा को हम युग्म कहते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहेंगे और कैसा होता है, ये समझ आ गया। अब चलिए प्रश्न पर देखिए, प्रश्नावली 3.1 क्या सवाल दिया गया है उसमें। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 यही है, लिखा है प्रश्नावली 3.1। इसका सबसे पहला सवाल कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब आफताब की एक पुत्री है, वो अपनी पुत्री से बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। बोल रहा 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी आयु का 7 गुना मैं था। मतलब उसकी पुत्री की 7 वर्ष पूर्व की आयु का 7 गुना बराबर आफताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु, दोनों आपस में बराबर होगा। इसका ऐसे भी हम बोल सकते हैं, या इसका समीकरण ऐसे ही बनेगा। फिर आगे देखिए बोला है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप मतलब इसका रैखिक समीकरण बनाना है, ग्राफीय रूप मतलब इसका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हमें बीजगणितीय रूप में लिखना होगा, यानी इसका समीकरण बनाना होगा। उसके बाद ग्राफ विधि से हल करेंगे। दोनों विधि बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से बताएंगे भी। तो दोस्तों आप वीडियो को लगातार देखते रहिए बिना स्किप किए हुए अंत तक। और दोस्तों अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप वीडियो देखेंगे उससे कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए हम सवाल को कैसे हल करते हैं, चलिए कॉपी पे। तो दोस्तों उसमें दे रखा था, आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व का बात कर दिया था, हमें मालूम नहीं था कि आज उसका आयु कितना है। अगर आज का मालूम होता तो 7 वर्ष पूर्व का भी हम कुछ करते, प्रश्न के अनुसार चलते, लेकिन हमें आज का नहीं पता है, इसलिए हम मान लिए कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है और आफताब की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब जब हमें वर्तमान आयु पता चल गया तो हम 7 वर्ष पूर्व का भी हम निकाल सकते हैं। 7 वर्ष पूर्व का कैसे निकालेंगे, x - 7 कर देंगे तो आ जाएगा x - 7 वर्ष। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, अगर मान लीजिए आज किसी बच्चे का आयु 10 वर्ष है और आपसे पूछेगा कि 7 वर्ष पूर्व इसका आयु कितना था, तो आप क्या बताएंगे उसको, 10 में से 7 घटा देंगे, 3 आएगा, वही बता देंगे आप कि 3 वर्ष था 7 वर्ष पूर्व।
तो उसी तरह से वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व का आयु कितना होगा, x माइनस 7 वर्ष। तो आफ्ताब का वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व इसका आयु कितना होगा, y माइनस 7 वर्ष। तो इसी बात को हम यहाँ लिख देते हैं। चूँकि दोस्तों बुक में 2 कंडीशन दे रखा है, एक 3 वर्ष बाद का बात किया है और दूसरा 7 वर्ष पूर्व का बात किया है। तो 7 वर्ष पूर्व का जो बात किया है उसको हम मान लेते हैं स्थिति प्रथम, और 3 वर्ष बाद वाले को मान लेंगे द्वितीय। तो हम इसको मान लेते हैं प्रथम स्थिति में 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु x माइनस 7 वर्ष है। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु भी मान लिए x माइनस 7 वर्ष, और 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु भी मान लिए y माइनस 7 वर्ष। अब सवाल क्या बोला है कि आफ्ताब अपनी से पुत्री से बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब ये है कि y माइनस 7, ये जो आफ्ताब की आयु है, इसकी पुत्री की आयु x माइनस 7 वर्ष है, इसका 7 गुना, क्या बोला है, पुत्री का 7 गुना या पुत्री से 7 गुना। तो देखिए पुत्री का आयु तो यही है ना, तो इसमें हम 7 से गुना कर दिए, ठीक है। अब 7 से गुना का हम कर दिए, तो फिर इसको आगे हल भी कर लेते हैं। y माइनस 7 तो इधर हो ही जाएगा, बराबर का साइन है, बराबर का साइन दे दिया। 7 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x, और 7 को माइनस 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -49, ठीक है। अब देखिए हम 7x को इस तरफ ले आते हैं, y इधर ही रहने देते हैं, इधर प्लस में है 7x, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और इसको हम उस तरफ भेज देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, 7 इधर माइनस में है, हम इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और इधर देखिए -49 है और +7 कितना होगा, यानी 7 में से 49 घटेगा तो कितना बचेगा, -42, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माइनस में आ रहा है, हम माइनस को हटाना चाहते हैं, तो यानी माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। वैसे इतना पर भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए हम माइनस को हटा देते हैं। माइनस को हटा देंगे तो गुना करना पड़ेगा माइनस से। तो देखिए ये बाई है प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, जब माइनस से गुना करेंगे तो ये -7x है, माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 7x, हम ऐसे लिख दिए। इसको माइनस आ जाएगा इसके आगे, तो हम देखिए आगे लगा दिए माइनस, इसका माइनस हट जाएगा, ये आ जाएगा 42, तो हम लिख दिए 42। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए ये क्या है, माइनस से गुना करने के बाद इसका माइनस हट गया, देखिए माइनस हट गया, इसके आगे माइनस आएगा, देखिए इसके आगे माइनस है, इसका माइनस हटेगा, देखिए इसका माइनस हट गया, जो कुछ भी आया उसका हम समीकरण 1 मान लिए। देखिए अब सवाल आगे। देखिए दोस्तों, आगे सवाल में कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। 3 वर्ष बाद का बात किया है, तो 3 वर्ष बाद का आयु क्या होगा, तो वर्तमान में 3 जोड़ देंगे। जैसे आज किसी का आयु 10 वर्ष है, तो आज से 3 वर्ष बाद क्या होगा, 10 + 3 यानी 13, तो जोड़ दिए तो बाद वाले में जुड़ता है। तो उसी तरह से वर्तमान आयु जब हम माने हैं x वर्ष, तो आज से 3 वर्ष बाद आयु क्या होगा उसका, x + 3 और y + 3, ठीक है। तो इस बात को हम कॉपी पे लिखते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। फिर देखिए दोस्तों, 3 वर्ष बाद हम दोनों का आयु निकाल लिए, x + 3 वर्ष और y + 3 वर्ष, ठीक है। अब बोला क्या है आफ्ताब अपनी पुत्री को कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। यानी दोनों को हम बराबर करेंगे एक समीकरण बनाने के लिए, ठीक है। x + 3 बराबर y + 3। बोला क्या है आफ्ताब अपनी पुत्री को, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अपनी पुत्री को बोल रहा है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि पुत्री की आयु में 3 से गुना करना पड़ेगा। बोला है क्या 3 गुनी रह जाऊंगा, यानी पुत्री की आयु में 3 से गुना कर दिए, बस यही करना था। ज़्यादातर लोग यही कन्फ्यूज होते हैं, किस में 3 से गुना करना है या भाग करना है, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है, कुछ बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं कैसे। 3 गुना x 3x हो गया, 3 गुना 3 9 हो गया, बराबर का साइन है, बराबर का साइन प्लस में 3 आ गया, ठीक है। 3x माइनस को उधर ले आते हैं बाई को, तो ये माइनस में हो जाएगा, और इसको हम बराबर के उस तरफ भेज देते हैं। तो 3 में से जब 9 घटेगा तो बचेगा -6, ठीक है। समीकरण 1 तो पहले आ चुका था, अब ये हुआ समीकरण दूसरा, ठीक है। तो यही था दोस्तों बीजगणितीय रूप। तो हमारा आ गया है बीजगणितीय रूप। अब हम इसी बात को लिख देंगे कि इसका बीजगणितीय रूप इस तरह है। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये रहा। अतः इसका बीजगणितीय रूप 7x - 42, देखिए ऊपर वाले समीकरण में आ चुका था 7x - y बराबर 42, और दूसरा समीकरण आया है 3x - y बराबर -6। तो हम इसको लिख दिए और 3x - y बराबर -6 है। देखिए बीजगणितीय रूप इसका यही था। अब देखिए ग्राफीय विधि कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है।
तो ग्राफ कॉपी है हमारे पास, देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहला समीकरण के लिए कुछ हल निकालेंगे, तो इसलिए हम लिख रहे हैं 7x माइनस y बराबर 42 इसके लिए, ठीक है। इसके लिए हम हल निकालेंगे। और दूसरा हम निकाल रहे हैं हल किसके लिए, 3x माइनस y बराबर -6। दोस्तों हो सकता है पहली बार आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप खुद से भी बना लेंगे, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है दोस्त, इतना हम लिख लिए। अब देखिए दोनों के लिए हम एक एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। एक इसका बॉक्स ये है, इसमें जब हम लिखेंगे x, देखिए हम बना लेते हैं उसके बाद समझाएंगे। ये दोनों समीकरण के लिए हमारे पास बॉक्स बन गया है। इसका मतलब ये है कि जब हम x का वैल्यू अपने मन से कुछ भी रखेंगे तो समीकरण को हल करने के बाद y का वैल्यू क्या आएगा। फिर हम y का वैल्यू कुछ भी रखेंगे अपने मन से और हल करेंगे, उसके बाद x का वैल्यू कुछ आएगा, उसको यहाँ लिखेंगे। फिर एक्स वाई का जो भी वैल्यू आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हम अपने मन से रखते हैं x बराबर 6 रखते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में ये देखिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में x बराबर हम 6 रखते हैं, ठीक है। 6 रखने पर 6 रख रहे हैं, 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 गुना 7 हो जाएगा 42, ठीक है। तो हम इसको देखिए अलग रफ में करके समझा देते हैं। 42 माइनस y बराबर 42, इतना ही आएगा। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 42 माइनस 42, यानी 42 में से 42 घटेगा तो 0। तो y बराबर आ गया हमारा 0, x बराबर हम कितना रखे थे 6, ठीक है। तो अब हमारा x y कितना आ गया, 6 0 आ गया। देखिए x की जगह पर 6 है, y की जगह पर 0 है। दूसरा हम मान रखेंगे अपने मन से x बराबर 7 रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर, ठीक है। x बराबर 7 रखेंगे तो कितना आएगा, 7 गुना 7 माइनस y बराबर 42, यानी कि आएगा 49 माइनस y बराबर 42, यानी कि y बराबर भी 7 आएगा, ठीक है। तो जब हम x बराबर 7 रख रहे हैं तो y बराबर भी हमारा 7 आ रहा है, तो हम x y कितना लिखेंगे 7 7, ठीक है। उसी तरह से दूसरे समीकरण को भी हम हल करेंगे। दूसरा समीकरण देखिए यहाँ पर ये लिखना जरूरी नहीं है, अगर लिख दिए तब भी जो सही है, नहीं लिखे तब भी सही है, ठीक है। तो दूसरा समीकरण में हम मान लेते हैं x बराबर अगर हम मान लेते हैं कुछ ऐसा मान मानना है ना जो कि जिसको हल करने पे अंक छोटा है, ठीक है। तो x बराबर हम 6 मान लेते हैं यहाँ भी, तो 6 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 18, माइनस y है, माइनस y दिए बराबर में -6 है। अब y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, y बराबर देखिए 18 और 6 मिलके 24 आ रहा है, ठीक है। तो 24 हमें ग्राफ में खींचना बहुत लंबा हो जाएगा, उतना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कुछ और भी छोटा चीज़ मानते हैं, मान लेते हैं हम x बराबर 0 ही मानते हैं, ठीक है। तो x बराबर 0 तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 0 0 हो जाएगा, माइनस में y बराबर -6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा प्लस में 6। तो जब हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना आएगा +6, तो एक्स वाई कितना आएगा 0 6, इतना ही आएगा। दूसरा मान हम क्या रखें, दूसरा मान हम रखते हैं, मान लेते हैं y बराबर अब 0 हम रखते हैं, एक बार हम x को रख लिए 0, दूसरा बार हम y को रखते हैं 0। तो जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा 3x माइनस 0 बराबर -6, इतना ही आएगा। यानी कि 3x बराबर आएगा हमारा, 3x बराबर आएगा -6। तो x बराबर आएगा कितना -2, 3 गुना 2 माइनस, ठीक है। तो जब हम माने हैं y बराबर 0 तो हमारा x बराबर आ रहा है -2, तो हम x y क्या लिखेंगे -2 और 0। तो ये हमारा हो गया है। अब इसको ग्राफ कैसे खींचेंगे देखिए ग्राफ पेपर पे। तो देखिए दोस्तों हम फटाफट इसका ग्राफ खींच लेते हैं। सबसे पहले स्केल की मदद से, स्केल ये है, पेंसिल ये है ग्राफ पेपर, ठीक है। और एक यहाँ से खींच देते हैं ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब हम यहाँ लिख देते हैं 0, ठीक है। और इसके इस तरफ का सारा अंक पॉजिटिव होता है, सारा मान धनात्मक होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पहले 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8। आप सोच रहे होंगे ऐसे कहाँ तक लिखना है? ऐसे कहाँ तक लिखना है? जहाँ तक आपका ग्राफ में वैल्यू आया। जैसे ग्राफ में मैक्सिमम अंक कितना है? 9 या 7, तो आपको 7 तक खींचना है। अगर 11 आया है तो आपको अधिकतम 11 तक लिखना है, ठीक है। आपका अधिकतम अंक जितना भी है उतना ही तक लिखना है आपको, और इसके ऊपर भी होगा सारा मान पॉजिटिव। तो ये हुआ पॉजिटिव 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब देखिए दो तरफ का इसका मान होता है धनात्मक, इधर का मान धनात्मक होता है, ऊपर का मान धनात्मक होता है। इसके अलावा जो ये साइड है और इसके नीचे का साइड, ये दोनों ही ऋणात्मक होता है। जैसे कि अगर ये है -1 तो यहाँ होगा -2, यहाँ होगा -3, ठीक है। इसके नीचे फिर होगा -1, -2, यहाँ -1 है, यहाँ -2 होगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ -2 होगा। अब इसको जो लाइन रहता है क्षैतिज उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये वाई है और यहाँ वाई डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ठीक है। अब देखिए इसमें ग्राफ में क्या बोला है, ग्राफ को कैसे खींचना है। देखिए एक्स पर कितना बोला है? 6, वाई पर 0, ठीक है। देखिए इसका मतलब एक्स 6, वाई का मान 0। एक्स का मान हमें 6 लेना है। देखिए 6 ये है, एक्स ये है, एक्स लाइन यही है, एक्स का मान 6 लेना है। वाई का मान देखिए 0 है, यानी यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक डॉट दे देना है और लिख देना है 6, 0। दूसरा देखिए आगे, एक्स का भी 7 बोला है, वाई का 7, यानी एक्स और वाई दोनों 7 7 है। तो देखिए एक्स का ये है 7 और वाई का ये है 7, ठीक है। तो यहाँ से सीधे ऐसे चलते जाना है और वाई का 7 देखिए यहाँ आ रहा है, तो यहाँ हम एक डॉट दे देंगे और यहाँ लिख देंगे 7 7, ठीक है। समझ गया? समझ गया। अब इन दोनों लाइनों को हम मिला देते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन बना इसको हम मिला देंगे ऐसे, ठीक है, मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये किस समीकरण का था? पहला समीकरण। पहला समीकरण क्या है? 7x - y = 42। तो हम इसी लाइन के ऊपर लिख देंगे 7x - y = 42, ठीक है। अब देखिए दूसरा समीकरण के लिए हम ग्राफ कैसे खींचते हैं। दूसरा समीकरण दे रखा है x = 0 और y = 6, ठीक है। तो देखिए ये है x = 0 और ये है y = 6, ठीक है। तो यहाँ से चलना है, हमें यहाँ आना है, x = 0, y = 6 आ गया, तो यहाँ हम लिख देंगे 0 6, ठीक। आगे देखिए क्या बोला है, x = -2, इधर है, x = -2 और y = 0। तो देखिए x एक्सिस ये है, x = -2 है और y = 0 है, यानी यहाँ आएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों लाइन को मिला देंगे, दोनों डॉट को मिला देंगे तो एक लाइन बन जाएगा। तो दोनों डॉट को हम मिला देते हैं, उसके ऊपर समीकरण का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए दोनों मिल गया। अब ये कौन से समीकरण का था? दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है? 3x - y = -6। हम इसी के ऊपर लिख देते हैं 3x - y = -6। यही आ गया हमारा ग्राफीय विधि से हल हो गया, ग्राफ बन गया दोनों का, बस कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल। देखिए दोस्तों अगला ये है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। 3 बल्ला खरीदा है और 6 गेंद खरीदा है, हमें दोनों में से किसी का मूल्य नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे बल्ले का मूल्य ₹1 है और गेंद का मूल्य ₹22 है। तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 3 बल्ले का मूल्य होगा 3x और 6 गेंद का मूल्य होगा 6y, और टोटल कितना लग रहा है 3900। तो हम लिख देंगे बराबर में 3900, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य ₹1 है तथा एक गेंद का मूल्य ₹22 है। हम इसको कॉपी पे लिख लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों दोनों का मूल्य मान लिए हैं, एक बल्ले का मूल्य ₹1 तथा एक गेंद का मूल्य ₹22 है। अब खरीदा क्या है इसने?
तीन बल्ला खरीदा है और 6 गेंद खरीदा है, ठीक है। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, जब एक बल्ले का मूल्य ₹1 है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3x रुपया। तो इसको हम लिख देते हैं 3x + 6y बराबर 3900, क्योंकि 3 बल्ला खरीदा है, 6 गेंद खरीदा है। एक बल्ला का मूल्य हम माने थे ₹1 और 6 गेंद का मूल्य माने थे ₹22। तो आ गया हमारा 3x + y बराबर 3900। और दूसरा स्थिति क्या दे रखा है, और फिर आगे गया तो 2 गेंद खरीदा है और 1 बल्ला खरीदा है। देखिए बुक में दे रखा है, उसने एक और बल्ला, ठीक है, एक और बल्ला, यानी कि 3, एक और बल्ला का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक बल्ला खरीदा है और 2 गेंद खरीदा है, ठीक है। एक बल्ला खरीदा और 2 गेंद खरीदा, एक बल्ले का मूल्य ₹1 है, तो ₹1 और 2 गेंद खरीदा है, तो हो गया 2 बराबर कितना रुपया में खरीदा है, टोटल ₹1300 में खरीदा है। तो हम लिख दिए बराबर में 1300। देखिए यहाँ से आ सकता है 3 कॉमन आ सकता है, 3 सब में है, तो हम 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो होगा x + 2y बराबर 3 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो आ गया 1300। ये हुआ समीकरण पहला, ये हुआ समीकरण दूसरा। हम इसको लिख देंगे कि हमारा बीजगणितीय रूप में ये है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं हमारा बीजगणितीय रूप निम्नलिखित है। देखिए हमारा बीजगणितीय रूप निम्नलिखित है, मतलब समीकरण पहला x + 2y बराबर 1300 और दूसरा क्या आया है, x + 2y बराबर यही बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक है। बगल में लिख देते हैं है, ये छोड़िए ऐसे ही चलेगा। अब इसको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। देखिए ग्राफ पे कैसे हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम समीकरण 1 हल कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 के लिए हम बना लेते हैं xy और xy, ठीक है। ये इसका कम से कम 2 वैल्यू आना चाहिए, इसको बना लिए। यहाँ पर बनाते हैं समीकरण दूसरे के लिए। समीकरण दूसरा इस तरह होगा, xy और xy, ठीक है। एक बॉक्स बन गया। अब देखिए हम x बराबर क्या रखते हैं तो y बराबर हमें क्या मिलता है, ठीक है। देखिए हमारा समीकरण है x + 2y बराबर 1300, यानी कि हम x बराबर क्या रखें तो हमें y बराबर क्या मिलेगा, कैसे पता करेंगे। देखिए जब हम x बराबर 0 रखते हैं, अपने मन से रखते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू यहाँ पे। जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो देखिए अगर यहाँ पर 0 होगा तो ये तो 0 हो गया, इधर देखिए यहाँ पर जब x बराबर 0 है तो x तो 0 हो गया, इसका वैल्यू कुछ नहीं है। 2y बराबर 1300 बचेगा, तो जब 2y बराबर 1300 तो y बराबर कितना, 1300/2 यानी 650। तो हमारा आ गया y बराबर 650। तो हमें कितना मिल गया, xy बराबर 0 650, यही आ गया। दूसरा वैल्यू हम अपने मन से रखते हैं। अगर हम रखते हैं x बराबर, दूसरा वैल्यू हम x बराबर 500 अपने मन से रखते हैं। देखिए जब x बराबर हम 500 रखेंगे, यहाँ 500 होगा, 500 तो ये क्या आ जाएगा, 2y बराबर 1300 - 500, 1300 - 500 बराबर 800, यानी 2y बराबर 800 होगा। तो y बराबर कितना होगा, 800/2 यानी 400 होगा। तो हमारा आ गया y बराबर 400। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 500 400। अब समीकरण दूसरा देखिए, समीकरण दूसरा क्या कह रहा है, समीकरण दूसरा भी तो वही है। जब हम x बराबर, देखिए समीकरण दूसरा भी यही है, x + 2y बराबर 1300। समीकरण एक भी यही था, x + 2y बराबर 1300। तो हम सेम वैल्यू रख लेते हैं, या अलग अलग वैल्यू भी रखेंगे तब भी उतना ही आएगा, ठीक है। देखिए जब हम मानते हैं x बराबर 0 तो हमें y बराबर मिल रहा है 650। समीकरण दोनों एक ही है तो फिर दोनों का मान भी तो एक ही आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 650। जब हम दूसरा रखते हैं, अगर देखिए मान लेते हैं कि आपके अनुसार चलते हैं, कुछ अलग रख के देखते हैं तो क्या आता है। मान लेते हैं हम x बराबर 700 रखते हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ पर हम x बराबर 700 रखेंगे तो कितना आएगा, 1300 में से 700 घटेगा तो बचेगा क्या, 600। 2y बराबर जब 600 होगा तो y बराबर कितना होगा, 300 होगा। तो देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं x बराबर 700, तो y बराबर कितना आया, 300। तो हो गया हमारे पास 700 300, ठीक है। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफ हम देखिए ऐसे खींचते हैं। देखिए हम ग्राफ खींच रहे हैं यहाँ, ठीक है।
इस बार हम माइनस नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए लिखे हैं, ये है ओरिजिन 0, यहाँ होगा 100, यहाँ मानते हैं हम 200, यहाँ मानेंगे 300, यहाँ 400, यहाँ 500, 600 और यहाँ 700। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पहले तो 1 2 माने थे, इस बार 100 क्यों मान रहे हैं। अगर देखिए बारी बारी से चलते हैं एकदम लगातार 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे करके चलते हैं 700 तो फिर ग्राफ में हटेगा ही नहीं। इसलिए हम मान लिए एक बॉक्स बराबर 100। अगर यहाँ 100 है तो दूसरा यहाँ 200 होगा, फिर अगला यहाँ 300 होगा। इसी तरह से ऊपर भी हम चलते हैं। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ 100 है, दूसरा यहाँ 200 है, फिर यहाँ 300, यहाँ 400, यहाँ 500, 600, 700। ठीक है, 700 हम क्यों माने, 700 से आगे या पीछे क्यों नहीं माने थे, क्योंकि हमारा ग्राफ में मैक्सिमम अंक आ रहा है 700, इसलिए हम 700 तक ही मानेंगे, उसके बाद नहीं मानेंगे। माइनस का भी हम नहीं माने, क्यों, क्योंकि माइनस से हमें यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, माइनस का कोई भी अंक नहीं आ रहा है। ये होगा x और ये होगा यहाँ y। ठीक है, और एक यहाँ ऐसे। अब देखिए फटाफट ग्राफ खींचते हैं कैसे। जब हम माने थे x बराबर 0 तो y बराबर 650 आ रहा है। देखिए ये है x बराबर 0 और y बराबर 650, यानी 650 कहाँ होगा, 600 और 700 के बीच में होगा, यानी यहाँ कहीं होगा। तो ये देखिए आ गया 0 और 650। ठीक है, यहाँ पर एक डॉट दे दिए हम ताकि पता चल सके हमें। दूसरा हमारा क्या आया था, x बराबर 500 और y बराबर 400, यानी x बराबर 500, ये देखिए x है, x बराबर 500 और y बराबर 400। y बराबर 400 यहाँ कहीं होगा, यानी अगर हम यहाँ से सीधे चलते हैं तो देखिए y बराबर 400, x बराबर 500 यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को मिला देंगे, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगा। देखिए वो लाइन इस तरह से होगा, ऐसे। ठीक है, दोनों बिंदु को हम मिला दिए तो एक लाइन बन गया। अब फिर देखिए अगला दूसरा ग्राफ क्या कहता है, दूसरा समीकरण क्या कहता है। x बराबर 0 तो y बराबर 650, x बराबर 0 है, y बराबर 650, यानी कि यहीं पर आएगा। फिर आगे x बराबर 700 और y बराबर 300। x बराबर देखिए 700 ये है, y बराबर 300 ये है, तो हमारा आएगा यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, देखिए अब हम दोनों लाइनों को एक साथ मिला देते हैं तो ये हमारा लाइन मिल गया। ठीक है, लाइन क्या हुआ, लाइन के ऊपर ही लाइन आ गया, यानी लाइन संपाती हो गया। तो हम लिख देंगे संपाती, यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, बस ग्राफ खींच दिए हो गया। देखिए अब अगला सवाल, देखिए अगला सवाल कह रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। हमें 1 kg का मूल्य नहीं पता है, 2 kg का कैसे निकलेगा, और जब 1 kg का मूल्य पता नहीं होगा तो 2 kg का निकाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य मान लेंगे। मान लेते हैं हम 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया और 1 kg अंगूर का मूल्य 22 रुपया है। इसको हम कॉपी पे लिख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो ये देखिए हम मान लिए कि 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया है तथा 1 kg अंगूर का मूल्य 22 रुपया है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, 2 kg सेब, 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया है तो 2 kg सेब का मूल्य हो जाएगा 2 100 रुपया। फिर क्या बोला है, 1 kg अंगूर का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य 22 रुपया है। टोटल मूल्य कितना रुपया था, 160 रुपया। हम लिख देते हैं बराबर में 160। ये आ गया हमारा पहला समीकरण। आगे क्या बोला है कि 1 महीने बाद जब जाता है आदमी, वही आदमी जाता है खरीदने के लिए दुकान पे, तो 4 kg सेब खरीदता है। ठीक है, तो 4 kg सेब का मूल्य कितना होगा, 4 100 रुपया होगा, 4 गुना x 4 रुपया। और क्या खरीदता है, 2 kg अंगूर खरीदता है। ठीक है, तो 1 kg अंगूर का मूल्य 22 रुपया है तो 2 kg अंगूर का मूल्य हो जाएगा 22 रुपया। और टोटल मिला के पैसा उसको कितना देता है, 300। यही हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि हमारा बीजगणितीय रूप निम्नलिखित है और इन दोनों समीकरण को लिख देंगे। चलिए अब हम ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ खींचने से पहले दोस्तों हम इसको और भी छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, यानी 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + y बराबर 150। ठीक है,
ये समीकरण दूसरा नहीं है, ये समीकरण दूसरा है, या ये भी दूसरा था, लेकिन हम छोटा करने के लिए इसको और भी छोटा कर दिए, ठीक है, ताकि हमें हल करने में आसानी हो। हमें वैल्यू छोटा है तो ग्राफ पे जल्दी खिंचा सके, इसलिए हम ऐसा कर दिए। ये भी इतना तक सही था, लेकिन हम यहाँ तक सही कर दिए अपनी सुविधा के लिए। देखिए अब ग्राफ कैसे खींचते हैं इसका हम। देखिए ग्राफ पेपर पे सबसे पहले हम बना लिए समीकरण, उसके लिए बॉक्स। अब हम बारी बारी से रखते हैं अपने मन से x का मान और y का मान। देखिए जब हम x का मान अपने मन से 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 0, ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा। 2 × 0 = 0, तो y बराबर कितना आएगा 160। तो हमारा हो गया 0 160, यहाँ लिख देंगे। फिर अपने मन से हम रखते हैं x बराबर 50, तो 50 × 2 हो जाएगा 100। तो जब 100 उधर जाएगा तो बचेगा कितना, 160 में से 100 घटेगा तो बचेगा 60। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 60। कितना, कब, जब हम x बराबर 50 रखे हैं तो हो जाएगा हमारा 50 60। अब चलिए दूसरे समीकरण में भी हम वही काम करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर जब हम 0 रखें तो ये हो गया 0, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 150। तो हम लिख दिए यहाँ पर 0 150। आगे देखिए हम x बराबर रखते हैं, इसमें भी 50 ही रखते हैं, ठीक है। तो x बराबर जब हम 50 रखेंगे तो ये हो जाएगा 50 × 2 100 हो जाएगा। तो 150 में से 100 घटेगा तो बचेगा 50, तो y बराबर भी हो जाएगा 50, यानी कि x भी 50 y भी 50। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 50 50। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ पे व्यक्त करते हैं, देखिए कैसे। तो देखिए इसको ग्राफ पर हम इस तरह से खींचते हैं। ये पहले ग्राफ बना रहे हैं हम। अब देखिए दोनों को हम कैसे लिखें, ठीक है। हम क्या क्या लिखें यहाँ पर, जैसे 0 50 100 150 कितना लिखें हम, या फिर 10 20 30, या फिर 1 2 3 4 5, हम क्या लिखेंगे। तो हम ग्राफ का अपना साइज को देखते हुए हम प्राप्त करते हैं कि अगर हम 0 20 40 60 80 अगर इस तरह से लिखते हैं तो हमारा ग्राफ बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यही काम करते हैं। ये ओरिजिन है, इसको हम 0 मान लेते हैं। फिर ये होगा 10, ये 20 30, 10 20 करके अगर माने तो नहीं बनेगा, ज़्यादा फिर लंबा चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से 40 मानना शुरू करते हैं। तो देखिए इसको मिटा के हम यहाँ पर कर देते हैं 40। इसी तरह से फिर आगे भी चलते हैं तो आता है हमारा 80 100